नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और लो हम आ गए मैराथन की अपनी तीसरी क्लास को लेके, हिस्ट्री की। तो शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास, सॉरी इस आज की पहली क्लास। तो दोस्तों, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मैराथन की सारी क्लासेस दूंगा, और मैं अपने वादे पे बिल्कुल कायम हूँ, मेरी टीम वादे पे कायम है। और हमारी टीम ने फैसला किया है कि हम इस चीज को बहुत अच्छे से, बड़े पूरे बेहतर ढंग से पैनल को बढ़ाएंगे। अच्छा, एक बात आपसे और डिस्कशन करनी थी, वो ये है कि हिस्ट्री की शायद ये हमारी आखिरी क्लास होगी, क्योंकि 6 अप्रैल से आपके एग्जाम शुरू हो चुके हैं, होने वाले हैं। और हिस्ट्री के लिए अभी टाइम है, तो हम हिस्ट्री के यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए रोक देंगे। और जो बाकी सारी क्लासेस होगी, क्योंकि 10th के क्लास भी आ रहे हैं, 10th के एग्जाम भी आ रहे हैं और 12th के एग्जाम भी आ रहे हैं, तो एमसीक्यू जो होगा वो हम सबके एक साथ वन बाय वन करके हम सारी क्लासेस के लेके आएंगे, हमारी टीम लेके आएगी, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की पहली क्लास। 18 आउट ऑफ 80 का जो हमारा वादा है आपके साथ, ये बिल्कुल बना रहेगा। ये इसका पार्ट 3 है। और हमने 2 और 3 मार्क्स के जो एग्जाम क्वेश्चंस हैं, ये आज हम स्टार्ट कर देंगे, आज हम इसको खत्म कर देंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान दो प्रमुख आर्थिक गतिविधियों की सूची बताइए। सूची बनाइए या फिर बताइए, हमें जानकारी दीजिए कि आर्थिक गतिविधियां हड़प्पा सभ्यता के दौरान कौन सी चलती थी। क्योंकि मैं बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है, तो उसमें कृषि और वाणिज्य का अपने आप में महत्वपूर्ण रोल होगा। वाणिज्य का मतलब यहाँ व्यापार से है। व्यापार किसके साथ? व्यापार हम करते थे फारस की खाड़ी के माध्यम से, जिसको हम ओमान और बहरीन तक हमारा व्यापार हुआ करता था। ठीक है। और यहाँ पे हम अरब सागर से में, और अरब सागर से लेकर फरास की खाड़ी तक हमारा व्यापार का केंद्र था। और अब अरब सागर में हमारा जो केंद्र हुआ करता था वो था लोथल। लोथल गुजरात में है। तो गुजरात से हम यमन और बहरीन तक, ओमान और बहरीन तक हमारी व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर काल में चित्रकला में किस प्रकार के परिवर्तन देखने गए। तो जहांगीर के जो शासन काल था, मैं आपको बता दूं कि इस काल में प्रकृति की पूजाएं बहुत हुआ करती थी, मतलब प्रकृति के चित्रों का वर्णन हुआ था। जैसे कि चित्रों की पृष्ठभूमि में हमें पेड़ पौधे, पक्षी, झरने, नदियां, इन चीजों का वर्णन मिलता है, जबकि हमें किसी मानव निर्मित चीजों चित्रों का वर्णन नहीं मिलता है। इसका कारण ये है कि जितने भी इस्लामिक शासक थे, वो इस समय पे मानव के बजाय प्राकृतिक चित्रकलाओं को ज्यादा महत्व दिया करते थे। मानव चित्रकला के रूप में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो राजा हुआ करते थे, जो सुल्तान हुआ करते थे, उन्हीं की महिमा मंडली करने के लिए उनका चित्रण किया जाता था। क्योंकि इस्लामिक कल्चर में एक ही ईश्वर का अवधारणाएं हैं, और दूसरा ईश्वर नहीं आ सकते। तो इसीलिए दूसरे मानव को महिमा मंडली नहीं की जा सकती। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के दौरान की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं बताएं। कहाँ पे? मध्यकाल के दौरान। ठीक है। तो भक्ति आंदोलन में सबसे पहले था कि ऑर्थोडॉक्स जो ब्राह्मण से, जो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, उनको तोड़ने का प्रयास किया गया, ब्राह्मणवाद को तोड़ने का प्रयास किया। और दूसरा था कि जो हमारी बिलीफ सिस्टम था, जो हमारी विश्वास व्यवस्था थी, इसमें हम राजनीतिक, सॉरी, धार्मिक एक समानता और उनके बीच में विवाह, आपस में लोगों का जो तालमेल था, उसके ऊपर काम किया था। इसका हम हिंदी वर्जन भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो हिंदी वर्जन कुछ इस तरीके से है कि भक्ति आंदोलन में व्यक्तिगत रूप से भक्तिपूर्ण समर्पण का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, मैंने बता दिया। और सर्वोच्च ईश्वर की कल्पना करते थे, मतलब ईश्वर सबसे प्रमुख है। इसमें क्या होता था? रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद को अलग रखने का प्रयास किया गया था, बिल्कुल सही। और धार्मिक समानता में विश्वास रखते थे कि धार्मिक रूप से सब समान है, और आम लोगों को पीड़ा, जो धार्मिक समानता के से जुड़ी हुई थी, इसके साथ आम लोगों के साथ इनके जुड़े हुए थे। ठीक है। आगे ले कुछ सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल कुछ है। ठीक है। अहमद शाह, अहमद शाह के बारे में, ये अहमद शाह कुशल प्रशासक था, इसके दो कारण बताइए। तो क्या है कि अहमद शाह जो थे वो गुजरात से संबंध रखते थे। ठीक है। तो गुजरात के राजा थे। और इनके जो दो कुशल प्रशासक जो इनके थे, कि इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने जो राजपूत राज था, राजपूताना राज था, जो खास करके यहाँ पे गुजरात और राजस्थान में हुआ करता था, तो झारवाड़, बूंदी, दुर्गापुर, ये जो राजा थे, इसको अपने अधीन किया, इनको हराया और अपने गुलाम बनाया। और दूसरा क्या था, इनकी न्याय व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। इनकी दो प्रमुख विशेषता क्या है? एक तो इन्होंने गुजरात को सुदृढ़ किया, गुजरात को विकास किया। कैसे किया? इन राजाओं को अपने अधीन रखा। और दूसरा क्या था, इनकी न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली जो थी, बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। अगले सवाल पे चलते हैं। टोकन मुद्रा, टोकन मुद्रा के बारे में बताइए, टोकन करेंसी के बारे में बताइए। टोकन करेंसी क्या है? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इन्होंने इस समय चांदी के सिक्के को, जिन्हें टाका कहा जाता था, उसके स्थान पर तांबे के सिक्के का लगाया, जिसे जीतन, ठीक है, जिसे जीतर कहा जाता था। ठीक है। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? ठीक है।
इन्होंने इनका मानना था कि जो चांदी के सिक्के हैं ये राजा बड़े इंपॉर्टेंट रूप से कि राजा जो है राज्य के पास जो धन की संपत्ति है वो बचेगी। ठीक है, जैसे कि आज के डेट में होता है ना कि आरबीआई ने हमें एक कागज का टुकड़ा दिया एक, और हमने उस पर लिख दिया कि मैं इसे 500 का टुकड़ा नोट मानता हूँ, और सरकार उसको मान्यता देती है कि हम इस 500 के कागज के टुकड़े को मैं मान्यता देता हूँ कि ये 500 का नोट है। तो आप कुछ कागज के इस 500 के टुकड़े के कुछ कागज को लेके जाइए और किसी भी दुकान से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, इवन सोना भी खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको भारत सरकार की मान्यता मिली है। ठीक है, कुछ ऐसा ही उस समय पे क्या था कि जो राजा थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, तुगलक वंश के, इन्होंने चांदी के सिक्के की जगह तांबे के सिक्के के बराबर कर दिया। मतलब आप चांदी के सिक्के के बराबर तांबे के सिक्के को आप उपयोग कर सकते हो। तो क्या हुआ? एंड ऑफ द रिजल्ट क्या था? लोगों ने अपने घर में तांबे के सिक्के छापने लग गए और चांदी की वैल्यू गिर गई, और इनफैक्ट पूरे राज्य की वैल्यू गिर गई। क्योंकि जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी, और लोग क्या हो गए? अपने घर में फर्जी तरीके से तांबे छापने लग गए। तो इन शॉर्टली राजा को लास्ट में इस आदेश को वापस भी करना पड़ गया। ये राजा की अपनी स्थिति थी जो खराब हो गई वहां पे। ठीक है, राज्य के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी बहुत चौपट हो गया। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसकी कमी से इससे पूरी दुनिया भर में चांदी के संकट का सामना करना पड़ गया। सोच लो, मतलब दुनिया भर में चांदी के संकट का सामना करना पड़ गया। ठीक है, और भारत को भी संकट का सामना करना पड़ा, तो सुल्तान को चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी करने के लिए बाध्य होना पड़ा। मतलब कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो उस समय का जो दौर ऐसा था कि चांदी के सिक्के कम पड़ गए। ठीक है, तो चांदी क्योंकि दुनिया भर में कम था, उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण ये हुआ कि जो सुल्तान थे उनको चांदी की जगह तांबे के सिक्के की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने चांदी की जगह पे तांबे के सिक्के चलाए। लेकिन परिणाम इसका उलट गया, मतलब राजा ही बर्बाद हो गया, राजा के साथ साथ पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। तो आगे चलते हैं, राजा के द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे बताइए कि कौन से राजा? राजा राम मोहन राय की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, माफ कीजिएगा, टीम ने भी ठीक से लिख नहीं पाई। तो राजा राम मोहन राय के जो महत्वपूर्ण विशेषता थी उनके बारे में, महत्वपूर्ण मुद्दे कौन कौन से मुद्दे उन्होंने उठाए उसके बारे में बताते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के बारे में उठाया, बहु विवाह के बारे में उठाया, महिलाओं के ऊपर जो पुरुषों के वर्चस्व होते हैं उसके मुद्दे उठाए। अच्छा, सती प्रथा की समाप्ति किसने की थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में की थी। अच्छा, बहु विवाह की समाप्ति भी हुई है। कब हुई थी? 1856 में हुई थी। और महिलाओं के ऊपर पुरुषों के वर्चस्व का जो मुद्दा था वो उस समय भी महत्वपूर्ण था और आज भी महत्वपूर्ण है। तो ये अब भी चल ही रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कितना ऊपर तक जाता है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मुद्दा कितना गहराई था उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि ये क्यूजियम क्या है? क्या है ये? क्यूबिज्म क्या है? तो क्यूजियम कुछ नहीं है, एक चित्रकला का नाम है जिसको पिकासो ने जिसकी शुरुआत पिकासो ने की थी। देखो, क्यूजियम का तात्पर्य है कि एक चित्रों की एक आकृति है, बहुआयामी आकृति है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है ना वो स्पेनिश चित्रकार पिकासो, ठीक है, पिल्बो पिकासो। ठीक है, ये पिकासो बहुत इंपॉर्टेंट चित्रकार है। ठीक है, अपने भारत के दुनिया भर के इतिहासकारों में इनकी बहुत ही सम्मान से इनका नाम लिया जाता है पिकासो का। ठीक है, तो इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो अगर एग्जाम में कभी आ जाए, आएगा ही ऑब्वियसली बात है कि क्यूबिज्म क्या है, तो तुम्हें दिख देना है कि वो एक चित्रकला है जिसकी शुरुआत पिकासो ने की थी। बस इससे ज्यादा उसमें डालना ही नहीं है दिमाग में। अगला चलते हैं, 20वीं शताब्दी के दौरान लोक परंपरा की स्थितियों की वर्णन कीजिए। 20वीं शताब्दी के दौरान लोक परंपरा मतलब फोल्क ट्रेडिशन, इसके बारे में बताइए। ठीक है, फोल्क ट्रेडिशन के बारे में हम जानकारी लेते हैं। 20वीं शताब्दी में स्थितियों में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, क्या परिवर्तन था 20वीं शताब्दी में? ऐसे परिवर्तन हुए क्यों? सबसे पहली बात तो सबसे पहले इसका परिवर्तन होने का कारण यह था कि उस समय आधुनिक जो संरचनाएं हैं, आधुनिक जो जन संरचना थी उसमें सुधार हुआ। लोगों ने मनोरंजन के लिए समाचार के कार्यक्रम के प्रसारित होते गए, और टीवी का जो विकास हुआ ये अपने आप में बहुत ही उस पर हुआ, क्योंकि टीवी ने मनोरंजन के एक नए साधन का रूप में विकास किया। ठीक है, क्या हुआ? शुरू से पढ़ते हैं इसको। देखो, 20वीं शताब्दी की स्थिति में बड़ा परिवर्तन हुआ। सभी समाज में लोकप्रिय संस्कृति में लोकगीत, दर्जनों परंपराएं, कलाएं और मनोरंजन के जो साधन थे, जैसे कि कठपुतली शो, कहानी सुनाना या फिर पौराणिक नाट्य कथा, लोक नृत्य आदि, चुपचाप लेकिन निश्चित रूप से हाशिए पर चले गए। ठीक है, मतलब काफी कम हो गए धीरे धीरे। ऐसा कम हुआ क्यों हुआ? अधिकांश विश्व में पिछली शताब्दी में सदियों पुराने गाने और किस्से और दंत कथाएं जो काफी योगदान निभा रही थी पूरे समाज के लिए, वो धीरे धीरे कम होने लग गई। इसका कारण क्या था? आने वाली पीढ़ियों तेजी से व्यावसायिक उत्पादन में अपनी जमीन खोती गई। ठीक है, जो इनके जो व्यवसाय उत्पादन थे ना उसमें क्या हुआ, इन्होंने अपनी जो मूल मूल जमीनें थी ना वो खोते गए। इसका कारण क्या था? आधुनिक संरचना में, आधुनिक जनसंचार के माध्यम से मनोरंजन के जो साधन थे और समाचार के जो कार्यक्रम थे इसका प्रसार होते गया। और जैसे ही मनोरंजन का साधन बढ़ा, लोगों ने क्या किया, जो पुराने मनोरंजन के साधन थे उसे
कम करना शुरू कर दिया। धीरे 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 वो बिल्कुल खत्म सा होता गया। तो ऐसे ही 20वीं शताब्दी में इनकी स्थितियों में बड़ा परिवर्तन देखने को गया। क्यों देखने को गया? क्योंकि मनोरंजन के साधन बढ़ गए। तो अगर अगली बार आपसे सवाल पूछे कि 20वीं शताब्दी के दौरान लोक परंपराओं की स्थितियों में किस तरीके परिवर्तन आए, तो किस तरीके का परिवर्तन आए वो हम परिवर्तन पहले देख चुके हैं। ये परिवर्तन आया और उसके कारण क्या थे? कारण ये था कि 20वीं शताब्दी में आधुनिक जनसंचार और के जो माध्यम थे उसमें परिवर्तन आया। कैसे परिवर्तन आया? क्योंकि समाचार, चित्रकला, पत्रकला इन सब के माध्यम से विकास हुआ, टीवी का विकास हुआ और इससे परिवर्तन देखने को मिला। अगले सवाल पे आते हैं कि हड़प्पा नगर नियोजन की जो प्रमुख विशेषताएं थी उसका वर्णन कीजिए। हड़प्पा नगर नियोजन, ठीक है। आगे चलते हैं। कस्बे, सड़कें, संरचनाएं, ईंटों के जो आकार थे, नालियों आदि के जो नाली आदि के जो लेट आउट था, लेट आउट मतलब उसके ऊपर नालियों को जो ढका जाता था, एक रूपता से देखने को मिला, ठीक है। सड़क के जो आरे तिरछे पैटर्न से एक दूसरे को काटा जाते थे, मतलब सड़कें जो थी तो वो ऐसे कटती थी, दो सड़कें इधर से आई, एक लाइन इधर से आया, मतलब एक सड़कें ये है, ठीक है, और एक सड़कें कुछ ये है। ये सारी सड़कें एक दूसरे को ऐसे ऐसे ही काटती है और ये हर जगह होता है, ठीक है। ये आगे जाएगा, पीछे आएगा, ये हर जगह होता है, मतलब ये अपने आप को ट्रायंगल के हिसाब से हर जगह काटती है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है, जो हमें देखने को मिलती है। कि इससे पता चलता है कि ये जो नगर था ये बाकायदा बहुत ही दिमाग लगा के इसको बैठाया गया था, बहुत दिमाग लगा के इसको बसाया गया था और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से किया गया था, ठीक है। इसको आड़े तिरछे तरीके से काटा गया था। हड़प्पा वासियों को जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो भी बहुत अच्छी थी। जाहिर सी बात है, जो नालियां थी, सड़क के बगल कोने से नालियां जा रही है, नालियां ही जल निकासी की व्यवस्थाएं हैं और ये नालियां जो है उसको ढका भी जाता था। प्रत्येक घर की अपनी एक नालियां होती थी और वह नालियां सड़क के मुख्य सड़क में ऊपर खुली होती थी, ठीक है। मैंने बता दिया कि सड़क के चारों कोनों पे नालियां होती थी और ये नालियां भी आपस में जुड़ी हुई होती थी। आगे चलते हैं। हाँ, तो अगला सवाल यह है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली, जो बाजार नियंत्रण की जो नीतियां थी वो क्यों अपनाई? देखो, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या था, ये खिलजी वंश का संस्थापक था, तो मतलब सॉरी, खिलजी वंश का संस्थापक नहीं था, खिलजी वंश में जो जलालुद्दीन खिलजी थे वो संस्थापक थे। जलालुद्दीन खिलजी का ये एक भतीजा था, सॉरी हाँ भतीजा था और उनका दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इन्होंने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाई थी ना वो मध्यकाल के दौरान सबसे अनोखी प्रणाली थी। इनफैक्ट इतना कठोर था कि इसका कोई वर्णन नहीं है। इसका क्यों था? तो इसका कारण ये था कि इनका युद्ध लड़ना होता था, इनकी एक बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी, ठीक है। इन्होंने एक सेना रखी थी और इसीलिए उनको दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमत जो थी वो नीचे रखनी थी, ठीक है। उन्हें नीचे उतारना होता था क्योंकि भाई सेना के सामने अगर या तो सेना को ज्यादा पैसा दे दो या फिर बाजार के रेट को कम करो, दो ही ऑप्शन है आपके पास। अगर इतनी बड़ी सेना है तो दिल्ली में सेना रखोगे तो या तो आपको सेना को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा या फिर बाजार को कम करना पड़ेगा। तो उन्होंने बाजार को कम करना है, बाजार के रेटों में कम करने की जो नीति थी उसको अपनाया और ये सुनिश्चित करने के लिए सैनिक जीवित रहे सकें और कम वेतन के साथ साथ आरामदायक जीवन भी जी सकें। मतलब जो सैनिक है वो कम वेतन के साथ आरामदायक जीवन जी सकें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम वेतन के साथ आरामदायक जीवन। यही जो इनकी, इसीलिए उन्होंने कीमत नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के अलग अलग बाजार में 3 प्रकार के बाजार की स्थापना की, ठीक है। क्या हुआ था कि इसी के कारण क्या हुआ कि कीमतों को नियंत्रण करना था और नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 3 प्रकार के बाजार की स्थापना की। कौन कौन से बाजार थे? तो ये बाजार थे, पहला था अनाज बाजार जिसको मंडी कहते हैं, ठीक है। दूसरा था कपड़ा बाजार जिसको सराय दाल कहा जाता था, ठीक है। और तीसरा था घोड़े का बाजार, इसमें यहाँ पे दास, मवेशी, ये सब भी मवेशी मतलब जानवरों को भी आदि को भी रखा जाता था, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला है कि गुरु नानक की जो शिक्षाएं थी उसके दर्शनों का वर्णन करें, ठीक है। गुरु नानक की ऐसी कौन कौन सी शिक्षाएं थी उसका वर्णन हम करते हैं, ठीक है। तो आते हैं, देखो उन गुरु नानक जी के जो दर्शन थे वो 3 तरह के थे। उनके 3 मूल तत्व हुआ करते थे और वो 3 मूल तत्व कौन कौन से थे? देखो, उनका 3 मूल तत्व था। पहला था व्यक्तित्व, व्यक्तित्व जो गुरु, ठीक है। तीसरा विचार था, विचारधारा, ठीक है, शब्द कहते थे, ठीक है। तीसरा था संगठन, उसे संगत कहते थे, ठीक है। वह लोगों को आचरण और पूजा के सिद्धांतों का पालन करने की सलाह देते थे, मतलब आप अच्छा आचरण कीजिए और पूजा वगैरह करते रहिए। और इनका जो ये था कि ये दिया जिसको सत्य कहा, ठीक है। हलाला, ठीक है, यानी कि वैध कमाई, मतलब हराम का ना कमाओ, मतलब कोई चोरी चकारी ना करो, कोई गलत काम ना करो, ठीक है। खैर, दूसरों की भलाई के लिए काम करना। नियत, सही इरादा, आपका काम करने का सही इरादा क्या है? प्रभु की सेवा, ठीक है। और उन्होंने जाति व्यवस्था, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जाति व्यवस्था और उनके समाप्ति के लिए बहुत अच्छा काम किया। उनके व्यक्तित्व समानता की बात की। जाति व्यवस्था जो है वो मानव के असमानता की बात करता है और यहाँ पर गुरु नानक देव जी इसकी बुराई करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं, ठीक है। कारण क्या था? उन्होंने न्याय, धार्मिकता, स्वतंत्रता की अवधारणा पर जोर दिया। न्याय, धार्मिकता और स्वतंत्रता की अवधारणा पर जोर दिया। अच्छा, निहार्थ स्वभाव से दूसरों की सेवा करना और आय एवं समानता की, आय और संसाधनों को साझा करना,
ठीक है, आपके पास जितना पैसा है वो एक दूसरे के साथ साझा कीजिए। इसका भी वर्णन गुरु नानक जी करते हैं। तो गुरु नानक जी के जो 3 मूल तत्व थे वो मैंने बता दिया, गुरु, विचारधक और संगत। ठीक है, आप या तो इसे इंपॉर्टेंटली अगर नीचे अंदर वाला अगर आप लिखें, जो ब्रैकेट के अंदर जो मैंने डाला है, इसको अगर आप लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर ऊपर का भी लिख दें तो जरूरी नहीं है कि अंदर वाला हर कोई समझ सके। तो ये तीनों आप विचारधारा जो है वो रखें, और अगर उस बारे में कुछ विस्तार से आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का ही था, फिर भी मैंने डिटेल में लिख दिया कि हो सकता है शायद अगले एग्जाम में ज्यादा नंबर के आ जाए, तो आप इतना डिटेल डाल के भी आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर भारत में भक्ति संत के एक ईश्वरवाद की शिक्षाओं में कोई 3 समानताओं लिखिए। मतलब उत्तर भारत में जो भक्ति संत थे, ठीक है, एक ईश्वरवादी थे, उनकी एक ईश्वरवाद थी, और उनकी शिक्षाओं में 3 जो विशेषताएं हैं, 3 समानताएं हैं, उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, पूरे उत्तर भारत में जो भक्ति संत है वो एक ईश्वरवादी हैं, उनकी शिक्षाओं में कई सारे अंतर होते हैं, उनमें 3 समानताएं थी। ठीक है, और ये 3 समानताएं कौन कौन सी थी? ठीक है, तो 3 समानताएं जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से है। हाँ, तो दोस्तों उनकी जो 3 विचारधारा थी वो कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, अधिकांश एक से नीचे जनजाति से संबंध रखते थे। मतलब वो जो एक ईश्वरवाद थे वो ज्यादातर जो थे वो नीचे जनजाति से संबंध रखते थे, और वो जानते थे कि उनकी विचारधाराओं में एकता की आवश्यकता है। ठीक है, उनकी विचारधारा कैसे होगी? वो एकता से ऊपर होगी। और ये सभी भक्तियों में कहते थे, वैष्णव संप्रदाय के बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों क्या था कि जो ये सभी ना भक्ति के वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते थे। वैष्णव अवधारणा जो है, जिसमें विष्णु की पूजा की जाती है, उसकी अवधारणा से संबंध रखते थे, और नाथपंथी आंदोलन के से प्रबुद्ध थे। ठीक है, भक्ति आंदोलन ने, भक्ति संतों ने उस समय के संगठित प्रमुख धर्मों के साथ किसी भी औपचारिक संबंधों से इनकार कर दिया। मतलब जो उस समय जो चल रहे थे, किसी प्रकार के जो धार्मिक आंदोलन जो चल रहे थे, कोई नया धर्म जो आ रहा था, उसके साथ मिलने की जो अपनी औपचारिकता संबंध है, उसको उन्होंने इनकार कर दिया। जैसे कि उस समय कौन सा धर्म चल रहा था? उस टाइम पे इस्लाम चल रहा था। ठीक है, उस टाइम पे सिख धर्म बहुत ऊपर था। तो ये जो इनका मानना है कि हम इन सब से जो संबंध नहीं रखते, हमारा जो अपनी धर्म है वो चल रहा है, जो हमारा हिंदू धर्म है वही बना रहेगा। लेकिन जो इन्होंने जो, क्योंकि ये मानते थे कि ये वैष्णव संप्रदाय से था, और ये एकता की बात करते थे, ये निचली जाति से सदस्य आते थे, और एक ईश्वरवाद की परंपरा के आते थे। एक ईश्वरवाद में उन्होंने वैष्णव धर्म में तो विष्णु जो है वही सबसे प्रमुख है। ठीक है, इसकी बात ये दोहराते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता के बारे में। अब हम आधुनिक भारत में आ चुके हैं। अब ध्यान से समझिए इस बात को, क्योंकि बहुत विस्तार से आएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। गांधी इरविन समझौता के 4 शर्तों के बारे में बताइए। कैसे, कौन से 4 शर्त थे जो गांधी और इरविन के बीच में हुए थे? गांधी कौन थे? महात्मा गांधी की बात हो रही है। और इरविन कौन थे? इरविन थे लॉर्ड इरविन की बात हो रही है। लॉर्ड इरविन कौन? लॉर्ड इरविन उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। अच्छा, ये समझौता कब हुआ था? ये समझौता हुआ था जब गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया था। नमक आंदोलन की समाप्ति के समय मतलब इरविन ने गांधी जी के सामने प्रस्ताव रखा था कि आप हमारे साथ समझौता कर लीजिए ताकि आप इस आंदोलन को छोड़ सकें। और गांधी जी ने इस समझौता के एवज में अपने 4 शर्त रख दी कि मैं ये 4 शर्तों को आपको मानना ही पड़ेगा। तो इरविन ने कहा कि हाँ, हम इस शर्तों को मानेंगे। तो वो 4 शर्त कौन से थे? सबसे पहले तो अध्यादेश वापस लेना। उस समय सरकार ने नए नए कानून बनाए थे, उन सभी को आपको वापस लेना पड़ेगा, और मुकदमा को खत्म करना पड़ेगा। किसके खिलाफ? वो जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे चलाए थे, उन सबको आपको वापस लेना पड़ेगा। दूसरा क्या था? हिंसा के जो दोषी लोग हैं उनको छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंसा के जो दोषी है, इसी बीच में आपको याद होगा भगत सिंह को फांसी दी। भगत सिंह को क्या दी गई थी? फांसी। भगत सिंह के कौन सा आरोप था? उन्होंने सांडर्स की हत्या की थी। मतलब वो एक अपराधी के तौर पे उनको पेश किया गया था, उनको कोई आंदोलनकारी नहीं बताया गया था। क्योंकि भगत सिंह, आपको पता होगा, भगत सिंह जब अपने अनशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक स्वतंत्रता सेनानी दो, मुझे आंदोलनकारी बताओ, मुझे अपराधी नहीं बताओ। ठीक है, क्योंकि बार बार उनका यही दोहराव था कि मुझे अपराधी नहीं, मुझे स्वतंत्रता सेनानी या फिर आंदोलनकारी बताओ। ठीक है, लेकिन अंग्रेज सरकार ने कहा ऐसा नहीं है, हम अब तुम्हें अपराधी ही घोषित करेंगे क्योंकि तुमने सांडर्स की हत्या की है। ठीक है, तो इसीलिए हिंसा के जो दोषी हैं उनको छोड़कर, तो हिंसा के दोषी कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको फांसी दी गई थी। और जो राजनीतिक बंदी है उनको रिहाई की जाएगी। तो बातों, क्या महात्मा गांधी ने कोशिश नहीं की थी कि इस शब्द को बदला जाए? क्योंकि उनको भी तो पता था कि भगत सिंह की कितनी डिमांड हो रही है देश में। तो ऐसा नहीं है, भगत सिंह को छोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत प्रयास किया था, अपनी एड़ी चोटी लगा दी थी। लेकिन इस समय महात्मा गांधी बिल्कुल एकदम निष्पक्ष हो गए थे, मतलब नहीं कर पाए, क्योंकि सारी मांगे तो सरकार ने मान ली, लेकिन इस मांग को सरकार मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। ठीक है, स्पेशली क्योंकि सरकार को पता चल गया था कि ना केवल भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को ही छोड़ना पड़ेगा, बल्कि इसके अलावा एक नया वर्ग भी पैदा हो जाएगा। इनके छोड़ते ही एक नया वर्ग पैदा हो जाएगा जो कि सिर्फ हिंसा करेगा। ठीक है, और अगर इनको लटका दिया जाए, इनको फांसी दे दी जाए, तो एक नया वर्ग भी पनपेगा नहीं। क्योंकि अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को अगर छोड़ दिया जाता
तो फिर तो समझ लीजिए कि हर कोई मतलब इसी तरीके से हिंसा का प्रयोग करने लग जाता, क्योंकि उसको पता था कि बाद में तो उसे छोड़ ही देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अंग्रेजों ने भी बहुत दूर की सोची थी और इनको मारने मतलब इनको फांसी पर चढ़ाने का बहुत बढ़िया प्लान बनाया था। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे आते हैं कि सॉरी अगला जो लाइन था वो था कि शराब और विदेशी कपड़ों की जो दुकान थी उस पर शांतिपूर्ण धरना के प्रदर्शन, ये शांतिपूर्ण धरना की जो बात होती है वो गांधी जी बहुत करते, क्योंकि जब कोई आंदोलन करने या धरना देने जाता था तो अंग्रेजों से पीटा करते थे बहुत बुरी तरीके से। इसीलिए क्योंकि धरना देने के बाद में आपने सुना होगा कि साइमन गो बैक के जब नारे लगाए जा रहे थे उस दौरान पे लाला लाजपत राय की मतलब लाठी से उनको मारा गया था और जिसके कारण से उनकी सर पे एक लाठी लगने से उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला है कि सत्याग्रहियों को जपत जो संपत्तियां थी उनको बहाल किया जाए। मतलब उस टाइम पे क्या होता है कि सरकार ने जब ये आंदोलन कर रहे थे तो इनके ऊपर जो सत्याग्रही थे मतलब जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्हें सत्याग्रही कहा जाता था, तो सत्याग्रही थे उनके ऊपर मुकदमा चलाया था, उनकी जमीनें जब्त कर ली थी। ठीक है, और उन्हें मारा पीटा गया था। तो सरकार ने कहा कि आप उन पर कोई मुकदमा नहीं चला, मतलब गांधी जी ने कहा था जो आप मुकदमा चलाए को वापस लो पहले तो। ठीक है, और उसके बाद जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया जो राजनीतिक बंदी है, अपराधी नहीं राजनीतिक बंदी, क्योंकि भगत सिंह के ऊपर अपराधी का टैग लगा हुआ था, राजनीतिक बंदी का नहीं। ठीक है, तो राजनीतिक जो बंदी है उनको आप छोड़े। तीसरा है कि जो धरना प्रदर्शन है वो आप होने देंगे। और चौथा जो कारण है कि जो सत्याग्रही है जो उनकी जो जब्त संपत्ति आपने जो जब्त की है उसे वापस करें। ठीक है, तो ये चार मांगे जो थी वो सरकार के सामने रखी गई थी और शुरुआत में सरकार ने इन चारों मांगों को मान लिया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इस चारों को मांगने के बाद उसके बाद इनके मांगने के बाद गोलमेज सम्मेलन होता है इंग्लैंड में जाके। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इस गोलमेज सम्मेलन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। गोलमेज सम्मेलन के आसपास में जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने कहा था कि इतिहास एक दिन याद रखेगा कि ऐसा हार्ड और मांस का प्राणी भी इस दुनिया में पैदा हुआ था जो कि दुनिया के सबसे बड़े जो राजा थे उनको दबाने का सामर्थ्य रखता है। समझ रहे हो, मतलब इतना कमजोर, मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे एक महान वैज्ञानिक ने जब ये बात बोल दी महात्मा गांधी जी के बारे में कि हार्ड और मांस का एक व्यक्ति भी पैदा होगा जो इस समय इतनी बड़ी चीजें कर देगा, तो इसी तरीके से इसकी शुरुआत करते हैं। अगले अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वदेशी आंदोलन के जो प्रमुख योगदान है उसके बारे में बताइए। तो स्वदेशी आंदोलन क्या था? स्वदेशी आंदोलन के बारे में पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं कि स्वदेशी आंदोलन जो है ये 1905 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? बंगाल का जब विभाजन होता है उसके बाद जो लाल बाल पाल और अरविंद घोष जी होते हैं, चार नेता होते हैं, ये चार नेता मिल करके आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, और इस समय इन्होंने बंगाल में जब ये आंदोलन चलाया तो उन्होंने क्या किया था, इसको स्वदेशी आंदोलन का नारा दिया, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि जितने भी हमारे देश की जो संस्थाएं थी, जितने हमारे देश की कपड़ा जो भी हमारे देश की संस्थाएं हुआ करती थी उसको स्वदेशीकरण मतलब उसका देशीकरण करने का उन्होंने आंदोलन चलाया। जितने भी स्कूल थे, विद्यालय थे, हॉस्पिटल थी, सबको उन्होंने, वैज्ञानिक संस्थाएं थी, सबको उन्होंने अपने तरीके से स्थापना करने का प्रयास किया था। ठीक है, इसमें कई सारे बाद में नेता भी लोग भी और भी कई सारे लोग जुड़े थे और धीरे धीरे लगभग पूरे देश में इसकी एक अलग लहर चल गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मतलब इसी टॉपिक पे हम आगे पढ़ते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन का जो योगदान है वो नए रूप में सूत्रपात हुआ था। ठीक है, विरोध था, और इस विरोध क्या था? विरोध जैसे मैंने बताया था किसका विरोध था ये हमारे पास। ठीक है, तो विरोध की इन शर्तों को कुछ नई तरीके से अनुमानित किया लगाया गया था। महात्मा गांधी द्वारा अपने सत्याग्रहों के आग्रह दौरान अपनाए गए इन नए रूपों को देखो, पहले तो इसको चीजों को ऐसे इसको समझो, इसको हटा दो। ठीक है, इसको काट दो, मैं तो समझाता हूँ। इसको थोड़ा लंबा कर दिया इन्होंने। देखो क्या था कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन क्यों लाया था बता दीजिए मैंने। स्वदेशी आंदोलन के कारण क्या थे? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के कारण जो थे वो बंगाल का विभाजन था। और इसके दौरान होता क्या है, इसके दौरान यही होता है कि जितने भी हमारे देश की जो संस्थाएं होती हैं उनको लाने का प्रयास किया जाता है, हमारे देश की आधुनिक संस्थाओं बनाने का प्रयास किया जाता है। चाहे वो हर क्षेत्र में जितने भी हमारे देश के क्षेत्र हैं, चाहे वो उद्योग हो, व्यापार हो या कुछ भी हो, उसमें हर कोई अपने देश का स्वदेशीकरण लाने का प्रयास करता है। अच्छा, ये इसमें क्या होता है, इसमें लोग धरना देते हैं, जुलूस पे बैठते हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं, ये सब चल रहा है। और जब गांधी जी आते हैं ना तो वही इसी पैटर्न को वो अपने आंदोलन में भी इस्तेमाल करने लगते हैं। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया कि जो सामूहिक बैठकें होती है, जुलूस होते हैं, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होता है, ये सब भी गांधी जी अपने आंदोलन के दौरान इसे अपना लेते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है, अब देखो आधुनिक भारत खत्म हो गया, अब आते हैं विश्व इतिहास के ऊपर। तो विश्व इतिहास ये है कि शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण जो थे उनकी परीक्षण कीजिए। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान जो उत्तरदायी कारण थे वो कौन कौन से थे? तो उत्तरदायी कारण कौन कौन से होते हैं देखिए, अभी तो बताता हूँ। ठीक है, पहले तो ये इसका कारण क्या था कि जो विचारधाराओं का मतभेद था किसके किसके बीच,
अमेरिका के बीच और सोवियत संघ के बीच। तो अमेरिका के बीच ऐसे कौन सी विचारधारा थी? अमेरिका एक पूंजीवादी था और सोवियत संघ कैसा था? समाजवादी था, साम्यवादी था, माफ कीजिएगा, साम्यवादी था। दोनों में अंतर है, समाजवादी और साम्यवादी में। जब हम पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में विस्तार से जानने लेंगे। तो अमेरिका क्या था? एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, जहां का मानना था कि सरकार का कम से कम दखल हो कहाँ पे? अर्थव्यवस्था में। और सोवियत संघ कहता है कि साम्यवादी व्यवस्था थी, जहां पे सरकार का ही सब कुछ हो, ठीक है, दखल नहीं, सरकार का ही सब कुछ हो, और प्राइवेट कंपनी थी ही नहीं। दूसरा क्या था? युद्धोत्तर आर्थिक सुधार, ठीक है, युद्ध के उत्तर में जो आर्थिक सुधार होगा। युद्ध हुआ, कब युद्ध हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय हाँ, तो दोस्तों बाद क्या हुआ था कि युद्धोत्तर जो आर्थिक सुधार हुआ था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक सुधार हुआ था कहाँ पे? यूरोप के अंदर। यूरोप में क्या था? अमेरिका ने एक प्लान लाया था जिसको मार्शल प्लान बोलते थे, ठीक है, तो उसमें वो लाया था, ठीक है। उसके बाद जो ट्रूमैन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनकी, और स्टालिन जो कि सोवियत यूनियन के थे, प्रेसिडेंट थे, दोनों के बीच में मतभेद था, ठीक है, कि विचारधाराओं को लेकर के पॉक्सो युद्ध चल रहा था। पॉक्सो युद्ध क्या था? पॉक्सो युद्ध ये था कि जैसे अमेरिका अमेरिका का कोई शत्रु है तो उसको सोवियत यूनियन अपना समर्थन देगा, और जो सोवियत यूनियन का शत्रु है उसको अमेरिका अपना समर्थन देगा। तो ये था पॉक्सो युद्ध। दूसरा क्या था? अमेरिका की जो परमाणु शक्ति थी, अमेरिका एक परमाणु शक्ति बन गया। कैसे? उसने अमेरिका ने जापान पे हथियार गिरा दिया, ठीक है, मतलब सॉरी, जब अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिरा दिया, जिससे कि अमेरिका एक परमाणु शक्ति बन गया। और अभी तक दुनिया में कहीं पे भी परमाणु बम था नहीं। कब तक? 1949 तक, क्योंकि 49 में सोवियत यूनियन परीक्षण करता है, उसके बाद सोवियत यूनियन के पास भी हथियार आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तीसरा क्या होता है कि जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर का विस्तार, क्योंकि यूएसएसआर पूरी दुनिया का 1/6 हिस्सा था। पूरी दुनिया में जितनी भी जमीनें हैं उसका 1/6, 1/6 भाग तो केवल यूएसएसआर के पास था। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के पास। तो सोवियत संघ का विस्तार, और ऊपर से वो अपना विस्तार भी करता जा रहा था। कहाँ तक पहुंच गया था? अफगानिस्तान तक पहुंच गया था, ठीक है। तीसरा था बर्लिन का जो संकट था। बर्लिन में क्या होता है? एक दीवार बन जाती है और बर्लिन को आपस में घेर लिया जाता है। बर्लिन क्या है? बर्लिन जर्मनी में। जब हिटलर मर जाता है तो उसके बाद बर्लिन में दोनों पार्टियां आती है, और उन्होंने बीच में जो सोवियत संघ होती है वो अपनी दीवार बना देती है, और उसके बाद कहती है कि जो यहाँ पे इससे पीछे का जो हिस्सा वो साम्यवाद होगा, और इससे पूर्व वाला जो हिस्सा होगा वो पूंजीवाद होगा। तो ये एक संस्थाएं चलती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? ट्रूमैन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और इनका बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, ट्रूमैन क्या था? ट्रूमैन सिद्धांत जो था वो कंटेनमेंट था। कंटेनमेंट यानी सीमित करने का और नियंत्रित करने की एक नीति थी। किसमें? साम्यवादी क्षेत्रों में। साम्यवादी क्षेत्रों में मतलब रोकने का प्रयास था। ये पहले ही विजय हो चुके थे, ठीक है, और उन्होंने फैसला नहीं लिया था। देखो, सिंपल सा था कि ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है, और इनका मानना था कि जो साम्यवाद है इसको हमें रोकना है कैसे भी करके। और ये अमेरिका की विदेश नीति का एक अलगाववाद से हस्तक्षेप की नीति की तरफ बदलाव हो गया। जो अमेरिका की नीति पहले कैसी थी? अमेरिका की नीति थी कि हम दुनिया भर में कहीं पे भी नहीं जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं, हम कहीं पे भी विस्तार नहीं करेंगे। लेकिन जब साम्यवाद बढ़ने लग गया, कहाँ पे? यूरोप के अंदर, तो अमेरिका को डर होने लगा कि कहीं इसका प्रभाव अमेरिका में भी ना आ जाए, ठीक है। और अमेरिका को इस बात का पहले ही डर लगता है, क्योंकि वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। तो इसको रोकने के लिए ट्रूमैन ने सिद्धांत दिया, ठीक है। सो ट्रूमैन ने अपना सिद्धांत दिया और इसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया, ठीक है। आगे चलते हैं। संस्कृति का वर्णन करें और इसके प्रमुख घटकों की चर्चा करें। मतलब संस्कृति क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताएं, और उसके क्या क्या कारण थे उसके बारे में बताएं। तो संस्कृति के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। देखो, संस्कृति शब्द का प्रयोग जो है वो सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा दो अलग अलग तरीकों से लिया जाता है। क्या कहते हैं? देखो, पहला जो है वो है रचनात्मक कार्य, और दूसरा जो है वो है निरूपण करना, उसको मतलब लागू करना, ठीक है। देखो, कला, साहित्य, दर्शन आदि में रचनात्मक कार्यों को संदर्भित करना और उन्हें निरूपित करना, मतलब इनको पहले अपने विस्तार लाना और फिर इनको लागू करना। किसी समुदाय के सामान्य मूल्य, विश्वास, व्यवहार, पैटर्न से प्राप्त होता है कि इसकी साझा इतिहास कैसा है, उसकी भौतिक वातावरण, उसकी भाषा, उसकी लोकप्रियता, उसकी परंपरा, ठीक है, उसकी लोक कथाओं की परंपरा आदि, जैसे उसके धर्म, शिक्षा, भाषा और लोक साहित्य और रीति रिवाज और जन संचार के माध्यम से हमें मिलती है, ठीक है। क्या कहने का तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि संस्कृति मतलब संस्कृति, कल्चर का जो है वो एक सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, और इसको अलग अलग तरीके से हम संदर्भित कर सकते हैं। पहला संदर्भित है रचनात्मक कार्य के माध्यम से, ठीक है, और दूसरा संदर्भित माध्यम है उस रचनात्मक कार्य को कैसे हम लागू करते हैं उसके माध्यम से, ठीक है। तो रचनात्मक कार्यों में कला, साहित्य, दर्शन इत्यादि का वर्णन होता है। और देखो, इसके बारे में ना थोड़ा सा ब्रीफली में बताया गया।
ब्रीफली ये है कि किसी समुदाय की सामान्य मूल्य, विश्वास, व्यवहार, पैटर्न्स, इनसे हमें पता चलता है कि मतलब उस समुदाय का क्या इतिहास रहा है, उसका वातावरण कैसा है, उसकी भाषा कैसी है, उसकी लोक कथाएं कैसी है। ठीक है, और यही सब निर्भर करता है, और ये सब इसका कारण क्या है कि उनका उनका ऐसा इतिहास क्यों है, उसके पीछे उसका धर्म कैसा है, उसके पीछे उसकी शिक्षा कैसी है, उसके पीछे उसकी भाषा कैसी है, और वो किस लोक साहित्य से जुड़े हुए हैं, उनका रीति रिवाज कैसा है, संचार के साधन किस तरीके से। मान लो, अगर उदाहरण के लिए, जैसे कि इस्लाम में तुम देखोगे कि चांद की मतलब लगभग चांद जैसी पूजा होती है, और हिंदू में क्या होता है, हिंदू धर्म में क्या होता है कि सूरज की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखो, इस्लाम जो है वो चांद की पूजा इसलिए करता है क्योंकि देखो, इस्लाम जो है वो रेगिस्तान में पनपा, ठीक है, मक्का मदीना में पैगंबर साहब जी का जन्म मक्का में हुआ था। तो वो क्या होता है कि गर्म जगह पे थे, रेतीले जगह थी, गर्म थी। तो वहां पे लोग पता है क्या थे, दिन के समय काम नहीं करते थे, और वो रात के समय काम करते थे। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, रात में ठंडक होती थी, और चांद उनके लिए क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण हो गया। मतलब हिंदू धर्म को अपनाए, जिसका जन्म स्थान कहाँ पे है, हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में क्या था कि रात सोने के लिए और दिन क्या है, काम करने के लिए। तो सूरज उनके लिए क्या हो गया, सूरज उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया। तो इसीलिए ये सब कैसे डिपेंड कर गया, ये उससे क्या हुआ, उनसे उनके रीति रिवाज, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति इस पे निर्भर करने लग गया। ठीक है, तो यही चीज है। तो आज के लिए हम इतना ही, आज के लिए हम इसको यहीं पे खत्म करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो एमसीक्यू का जो अगला पैटर्न होगा, ये हम एग्जाम से तरीके से लाएंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे अपने चैनल को खत्म करते हैं, सॉरी, यहाँ पे अपने कोर्स को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम अगली बार फिर से हम बेहतर तरीके से लाएं। तो धन्यवाद, जय हिंद।